हेलो एवरीवन। क्लास 12th की फिजिक्स की आज की क्लास में हम लोग वैद्युत द्विध्रुव पर बॉल्यूम का आघूर्ण पढ़ने वाले हैं। और पिछले कुछ लेक्चर्स में हम लोगों ने चीज़ें कुछ पढ़ी हैं, वो आई होप आप लोगों ने सही से उन्हें पढ़ा होगा। वैद्युत द्विध्रुव हम लोगों ने पढ़ लिया, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण हमने पढ़ा है। तो आज हम वैद्युत द्विध्रुव पर बॉल्यूम का आघूर्ण पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए फिगर में, डायग्राम में नीचे एक विद्युत द्विध्रुव दे रखा है जिसमें ए पॉइंट पर प्लस क्यू चार्ज रखा है, बी पॉइंट पे माइनस क्यू चार्ज। और ये जो वैद्युत द्विध्रुव है ये एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है। यहाँ पे कैपिटल ई देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड है जो एक समान वैद्युत क्षेत्र को शो कर रही है। और इससे पहले हम लोगों को पता है कि जो वैद्युत क्षेत्र में कोई आवेश रखा होता है तो उस पर बल कार्य करता है, और उस बल की जो वैल्यू होती है वो आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र के गुणा के बराबर होती है, यानी F इजिकल टू क्यू ई। तो यहाँ पे दोनों जो आवेश रखे हुए हैं, इन दोनों आवेशों पे एक बल लगेगा। प्लस के ऊपर एक एफ फोर्स कार्य कर रहा है तथा माइनस के ऊपर भी फोर्स कार्य करेगा। दोनों की दिशाएं भिन्न है, क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज होता है उस पर जो फोर्स होता है वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ही लगता है। एक तरीके से पुश फोर्स होता है, पुश करता है। जो चार्ज होता है वो फील्ड की लाइन में ही पुश होता है, और जबकि जो नेगेटिव चार्ज होता है उस पर वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में बल लगता है। इसे पुलिंग फोर्स कहते हैं। ये वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में पुल होता है, खींचा जाता है, खिंचाव बल होता है इसके अंदर। तो यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव पे दो बल लग रहे हैं, और ये एक तरीके का बलयुग्म बना रहे हैं जो अपोजिट डायरेक्शन में है और अपोजिट एंड्स पे है, मतलब दो सिरों पे हैं। और ये क्या बना रहे हैं? बलयुग्म, वैद्युत बल का बलयुग्म बना रहे हैं। तो इसके कारण इसमें आघूर्ण उत्पन्न होगा। ये जो वैद्युत ध्रुव है ये कहीं स्थानांतरित ना होगा, मतलब इसके अंदर ट्रांजिशनल मोशन नहीं होगी, ट्रांसलेशनल मोशन नहीं होगी। ये केवल क्या होगा? घूमेगा, आघूर्ण होगा इसके अंदर। तो फिगर में कुछ चीज़ें हैं। तो यहाँ पे जो दोनों चार्ज है उनके बीच की दूरी स्मॉल डी मानी गई है, और वैद्युत क्षेत्र के साथ उनका जो एंगल है वो थीटा यहाँ पे दिखाया गया है, एंगल थीटा है। तो आप पाइथागोरस प्रमेय का अगर हम इस्तेमाल करें यहाँ पे, तो पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करके हम ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जो कर्ण है ए बी, उसकी लेंथ हमें पता है स्मॉल डी। तो ये जो लंब है ए सी, इसकी लेंथ हम निकाल सकते हैं, एंगल थीटा दिया हुआ है तो साइन लगा के हम निकाल सकते हैं। तो ये लेंथ आएगी डी साइन थीटा, बिकॉज यू नो साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण। तो ये लंब इज इक्वल टू हो जाएगा कर्ण इंटू साइन थीटा। तो साइन थीटा यहाँ पे तो है, और कर्ण क्या हमारा डी, तो ये लंब हो जाएगा, ये डी साइन थीटा हो जाएगा। ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्री है जो आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद फोर्सेज हमने दो देख लिए, दो फोर्सेज हैं, एक प्लस क्यू ई और एक माइनस क्यू ई। प्लस क्यू पे प्लस क्यू ई फोर्स लगेगा, और माइनस क्यू पे माइनस क्यू ई फोर्स लगेगा। यहाँ पे स्टेट कर रखा है एफ इजिकल टू प्लस क्यू ई व माइनस क्यू ई, एक बलून बनाते हैं। तो इसके आगे अगर हम देखें तो इसमें जो बलयुग्म का जो आघूर्ण है, तो इस बलयुग्म का आघूर्ण, अब बलयुग्म का आघूर्ण या बल आघूर्ण का, नॉर्मली बल आघूर्ण का फॉर्मूला आप सभी जानते हैं कि बल आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है। सबसे फॉर्मूला होता है बल गुणा जो बल है उसकी जो घूर्णन सेक्शन होता है, घूर्णन अक्ष से दूरी निकाली जाती है, लंबवत दूरी। अब यहाँ पे बलयुग्म है, तो बलयुग्म में बल क्या है? कैपिटल एफ। अब कैपिटल एफ की वैल्यू क्या है? क्यू ई। देखिए एफ की वैल्यू मैंने बताई ऊपर, आप पिछले सेक्शन में आप देखेंगे तो एफ की वैल्यू क्या है? क्यू ई। एक पे प्लस क्यू ई है, एक पे माइनस क्यू ई है। ये प्लस और माइनस खाली यहाँ पे डायरेक्शन बता रहे हैं, इनका वैसे कोई अमाउंट से लेना देना नहीं है, केवल सदिश राशि है इसलिए इसका डायरेक्शन बताते हैं कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। तो जो फोर्स का अमाउंट है वो है क्यू ई। तो यहाँ पे जो उन्होंने फॉर्मूले में यूज़ किया बल के नीचे देखिए कैपिटल एफ लिखा हुआ, और कैपिटल एफ के नीचे लिखा हुआ है, कैपिटल एफ के आगे लिखा हुआ है क्यू ई, इक्वल के आगे क्यू ई। जबकि बलों के मध्य लंबवत दूरी हम लोगों ने डी साइन थीटा निकाल ली है, तो ए सी की जगह पे आप क्या रखेंगे? डी साइन थीटा। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला बन रहा है क्यू इंटू डी ई साइन थीटा, आखिरी में देखिए क्यू इंटू डी ई साइन थीटा लिखा हुआ है, ब्रैकेट में क्यू इंटू डी लिखा हुआ है। अब क्यू इंटू डी क्या हो जाएगा? आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। जैसे हम लोगों ने पिछले टॉपिक में पढ़ा है कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण क्या होता है। तो वैद्युत द्विध्रुव तो हमें पता है, और आघूर्ण होता है उसका जो आवेश और उनके बीच की दूरी। तो आवेश क्या है यहाँ पे? क्यू, और बीच की दूरी क्या है? डी। तो क्यू डी जो है वो पी है एक्चुअली में। पिछला लेक्चर आप देखेंगे दोबारा तो उसमें हम लोगों ने स्मॉल पी कैलकुलेट किया हुआ है। स्मॉल पी क्या था वहाँ पे? क्यू इंटू टू एल। टू एल क्या था? दोनों आवेशों के बीच की दूरी। इस बार दोनों के आवेशों के बीच की दूरी कितनी है? स्मॉल डी। तो इसलिए यहाँ पे स्मॉल डी इंटू क्यू क्या बन जाएगा? स्मॉल पी। सो फॉर्मूला जो अतः के बाद जो लिखा हुआ है, अतः
टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा आपका तैयार हो जाता है। ओके, नीचे दिया हुआ द्विध्रुव पर आरोपित बलयुग्म अधिकतम होगा यदि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। वेल, अगर थीटा की हम वैल्यू 90 लेते हैं तो साइन में आपको पता है कि साइन थीटा में जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है +1। तो साइन थीटा में +1 आपको तब मिलता है जब थीटा की वैल्यू 90 हो। तो इस एक्सप्रेशन में भी जब थीटा की जगह अगर हम 90 रख देंगे तो हमें टाउ की मैक्सिमम वैल्यू मिलने वाली है। तो वो टाउ की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, पी ई, बिकॉज साइन 90 की वैल्यू होती है 1। तो स्मॉल पी की वैल्यू क्या बन जाएगी, टाउ अपॉन ई। ओके, तो इसी की बेस पे अगर हम डेफिनेशन बनाना चाहें तो डेफिनेशन हमारी तैयार हो जाएगी। यदि कैपिटल ई बराबर 1 है न्यूटन प्रति कूलम, तो पी बराबर क्या हो जाएगा, टाउ। क्योंकि अगर ई की वैल्यू आप 1 कर दोगे तो पी इक्वल टू पी सीधे 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 टाउ के बराबर हो जाएगा अधिकतम वैल्यू के। तो इसके बेस पे जो डेफिनेशन तैयार होगी, अर्थात किसी वैद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण उस बलयुग्म के आघूर्ण के बराबर है जो कि वैद्युत द्विध्रुव को 1 न्यूटन प्रति कूलम के एक समान वैद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत रखने पर द्विध्रुव पर लगता है। तो इसकी डेफिनेशन तैयार हो जाती है किसकी, वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण की। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा, एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। फिर से सुन लीजिए, एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। अभी हम लोगों ने बलाघूर्ण निकाल लिया कि जो वैद्युत द्विध्रुव है उस पर कितना आघूर्ण लग रहा है। अब हमें निकालना है कार्य। तो चित्र बिल्कुल पिछला अगर हम लेके चलें तो उसके केस में हमने टाउ इक्वल टू पी ई साइन थीटा कैलकुलेट कर लिया है। ये जो टाउ इक्वल टू पी ई साइन थीटा लिखा हुआ है ये हम पिछले सेक्शन में कैलकुलेट कर चुके हैं। तो अगर हम कार्य निकालना चाहते हैं तो सपोज हमने जो स्थिति थी उनकी पिछली वाली चित्र में जो देखिए आप, तो जो जिस स्थिति में था मानो उससे डी थीटा एंगल और घुमा दिया, छोटा थोड़ा अमाउंट स्मॉल डी थीटा। तो इसमें लिखा हुआ माना वैद्युत द्विध्रुव को अनंत सूक्ष्म कोणीय विस्थापन डी थीटा से आगे घुमाया जाता है तब बाह्य स्रोत द्वारा विद्युत द्विध्रुव पर किया गया कार्य। अब कार्य की डेफिनेशन होती है कि कार्य जो हमें मिलता है वो बल गुणा विस्थापन से मिलता है, कि बल कितना और विस्थापन कितना है। तो बल तो हमें पता है, यहाँ पे कोणीय बात हो रही है, यहाँ पे आघूर्ण के केस में क्या लेते हैं, बल आघूर्ण लेते हैं। जब रोटेशनल मोशन होती है तो उसमें सीधा बल ना लेके बल आघूर्ण लिया जाता है। तो यहाँ पे बल आघूर्ण हमारा कितना है, पी ई साइन थीटा। तो बल आघूर्ण हमारे सामने अवेलेबल है। कोणीय विस्थापन कितना किया हम लोगों ने, डी थीटा सॉरी, कोणीय विस्थापन कितना किया है, डी थीटा। तो जो हमारा कार्य होगा वो हो जाएगा पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा, बलागुण इंटू कोणीय विस्थापन। तो नीचे लिखा है वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा अथवा साम्य स्थिति से थीटा कोण घुमाने पर किया गया कार्य। अब साम्य स्थिति मतलब जीरो, जो एक तरीके से मान लें कि वैद्युत द्विध्रुव प्लेन बिल्कुल सीधा सीधा रखा हुआ है वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, लंबवत नहीं, जीरो एंगल पर रखा हुआ है। तो जीरो से थीटा तक घुमाने में टोटल कार्य कितना हो जाएगा, उसके लिए हम यहाँ पे समाकलन का यूज़ करेंगे। तो समाकलन आप जानते हैं, समाकलन अगर नहीं भी जानते होंगे तो आप थोड़ा थोड़ा मैट्रिक्स में देखेंगे तो समाकलन आ जाएगा समझ में। तो यहाँ पे जो हमें समेशन करना पड़ेगा, तो थोड़ा कार्य निकाल के हमें पूरा कार्य निकालना है, कहाँ से, जीरो से थीटा तक का। तो उस केस में समाकलन का उपयोग कर देंगे दोनों जगह पे, बराबर के दोनों तरफ समाकलन लगा देंगे। तो यहाँ पे जो समाकलन की लिमिट है वो जीरो से थीटा तक, यानी जीरो एंगल से थीटा एंगल तक घुमाने में किया गया कार्य कितना होगा, एक बार में कैलकुलेट हो जाएगा। अब समाकलन अवकलन की तरह ही है। तो समाकलन में जो क्वांटिटीज कांस्टेंट रहती है उन्हें हम समाकलन से बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे पी स्मॉल पी कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, कैपिटल ई कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, जबकि साइन थीटा अंदर रह जाएगा क्योंकि थीटा के रेस्पेक्ट में यहाँ पर इंटीग्रेशन हो रहा है, समाकलन हो रहा है। तो साइन थीटा का जो समाकलन होता है वो होता है माइनस कॉस थीटा। तो माइनस कॉस थीटा हो गया। अब माइनस कॉस थीटा पर जो लिमिट लगी हुई है वो लगी जीरो से थीटा तक। तो पहली लिमिट आप रखेंगे थीटा और दूसरी रखेंगे फिर जीरो। इन सबको अब जब कॉस थीटा की वैल्यू तो कॉस थीटा ही रहेगी, और कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है, 1। तो कॉस जीरो की वैल्यू 1 आ जाएगी और कॉस थीटा की वैल्यू कॉस थीटा ही रहेगी। और जो माइनस साइन है पी के आगे जो लिखा हुआ माइनस साइन, इसे हम अंदर भेज देंगे तो इनकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। तो कॉस थीटा -1 ना होकर ये 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। फिर से बात समझ लीजिए, जो माइनस साइन है उसको अंदर भेजेंगे, इसलिए जो अंदर एक्सप्रेशन आएगा वो कॉस थीटा -1 ना होकर 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे कार्य का फॉर्मूला मिल जाएगा कि वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य का फॉर्मूला ये आता है, W बराबर पी ई 1 माइनस कॉस थीटा, जबकि वैद्युत द्विध्रुव को जीरो से किसी एंगल थीटा तक घुमाया गया हो तब। सो स्टूडेंट्स, आप लोग इन आज की जो डिस्कस की हुई टॉपिक है इनको ध्यान से पढ़िए, एक बार दोबारा 2-3 बार पढ़िए, उन्हें लिखिए, समझिए। और कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में राइज होता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके सीधे क्वेश्चन का आंसर पूछ सकते हैं। तो होपफुली आपको वहाँ पे क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं।
अगली क्लास में फिर मिलते हैं आप लोग से। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू लेटर।